नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। देखिए, प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं उसमें पिछली क्लास में हमने करा दिया था वर्णमाला से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन थे, जैसे 50 क्वेश्चन कराए थे। आज उसी के आगे अगला टॉपिक कराएंगे विराम चिन्ह। इसमें विराम चिन्ह से जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनकी प्रैक्टिस जो है आज के सेशन में करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कोई कठिन चिन्ह अगर है, कठिन शब्द, तो कठिन शब्द को जो हम स्पष्ट करेंगे तो क्या करते हैं, ब्रैकेट में उसी के आगे उसका अर्थ लिख देते हैं। तो ब्रैकेट यानी कि ये जो ब्रैकेट होता है इसको कहते क्या है, ये जो है सी हो जाएगा, कोष्ठक। यानी कोष्ठक जो होता है ये कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इसमें फर्स्ट दिया है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है, जब किसी चीज़ को डिफाइन करना होता है यानी उसके बारे में व्याख्या करनी होती है तो विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। फिर है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह यानी कि इसको डैश बोलते हैं, तो जो दो शब्दों के बीच में लगता है, जैसे अपोजिट वर्ड हुए तो उनके बीच में लगता है, या कोई समान अर्थ वाले हैं तो उनके बीच में जब लगता है। प्रश्नवाचक, जिसमें हम प्रश्न करते हैं यानी कि किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला है किस तरह चिन्ह का द्योतक, मतलब ये जो डॉट रखा हुआ है ब्रैकेट, तो जो ब्रैकेट है इसको बताना है कि किस विराम चिन्ह का द्योतक है, इसका नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन है विवरण चिन्ह। तो विवरण तो है नहीं, क्योंकि विवरण चिन्ह जो होता है वो इस टाइप से होता है। फिर उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो होता है ये ऊपर की ओर और नीचे की ओर जैसे बंद किया जाता है, किसी का कथन वगैरह जब लिखा जाता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्त मतलब जब हम उसको चीज़ को रिपीट करते हैं तो ये होता है पुनरुक्त सूचक। तो इसमें ऑप्शन डी कोष्ठक हो जाएगा। ये जो दिया हुआ यानी कि ये क्या है, कोष्ठक है, तो कोष्ठक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है इसमें जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि जहां पे योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन है दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों, वहां पे नहीं करेंगे, या रीतिवाचक और परिणामवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों में, या ऑप्शन सी है जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, या ऑप्शन डी है कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। अब जिसमें नहीं करते हैं वो पूछ रहा है, तो इसमें कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग, जो कर्मधारय समास होता है उसमें जो शब्द होते हैं उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें जो होता है शब्द के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। बाकी जो ऊपर लिखे हुए उसमें योजक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, जैसे रीतिवाचक परिणामवाचक दो क्रियाएं साथ साथ में क्रिया विशेषण, तो उनके बीच में जैसे लगा देते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें योजक चिन्ह का आप लोग याद रखें। योजक चिन्ह होता कैसे, जैसे डैश हम लगाते हैं दो शब्दों के बीच में। फिर अगला है किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ये अभी पढ़ा था पिछला क्वेश्चन वही है। जैसे कठिन शब्द को अगर हमें स्पष्ट करना है तो हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, कोष्ठक में ही क्या करते हैं, उसका अर्थ लिख देते हैं। फिर अगला है विवरण चिन्ह को पहचानिए। अब इसमें विवरण चिन्ह बताना है। तो विवरण चिन्ह क्या होता है, जैसे किसी कथन को जो हम सेम सेम लिखते हैं तो विवरण होता है। तो जैसे एक तरफ से ये कर देते हैं और दूसरी तरफ से इसको बंद कर देते हैं, विवरण चिन्ह होता है। तो इसमें ऑप्शन विवरण चिन्ह पूछ रहा है, ये जो होता है उद्धरण चिन्ह होता है, तो इसको याद रखेंगे, उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। अगर विवरण चिन्ह पूछेगा तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे व्याख्या करना होता है जो किसी शब्द की, तो जैसे हेडिंग डालते हैं, हेडिंग के आगे जब हम ये लगा देते हैं विवरण चिन्ह, उसी को विवरण चिन्ह कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला है पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचानिए। इसमें पुनरुक्ति व लाघव बताना है, यानी कि पुनरुक्ति व लाघव। अब पुनरुक्ति क्या होता है, जैसे ऑप्शन ए दे रखा है लाघव चिन्ह, तो इसमें देखिए जीरो भी बना देते हैं, और पुनरुक्त क्या होता है, ये जो कोष्ठक बना हुआ इस टाइप से, तो ये होता है पुनरुक्त विराम चिन्ह। ठीक, अब अगला देखते हैं पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पाद बिंदु चिन्ह क्या होता है ये बताना है। तो पाद बिंदु यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में क्या लिख रखा है, पाद बिंदु हिंदी में अरबी फारसी के शब्दों के खास उच्चारण या शब्द पर जोर देने हैं तो अक्षरों के नीचे या चिन्ह लगाया जाता है। जैसे जमीन, जमीन में जा के नीचे देखो बिंदी रखी हुई है, खिदमत में खा के नीचे, और जमानत में जा के नीचे, गज़ल में जा के नीचे। तो ये जो होता है बिंदु यानी कि जो पॉइंट होता है, ये जब हम अक्षर के नीचे लगाते हैं तो ये विशेषकर सभी अक्षरों में नहीं लगता है। जैसे का में लग जाता है, खा में लगता है, गा में लगता है, ठीक, और जा में लगता है। इस तरह से शब्दों में जब लगता है तो ये होता है पाद बिंदु। फिर अगला समाप्ति सूचक चिन्ह किसे की पहचान करना। समाप्ति सूचक यानी कि जब कोई चीज़ हम लिखते हैं उसको समाप्त करते हैं तो लास्ट में हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं ये बताना है। तो समाप्ति सूचक चिन्ह है, जैसे ये जीरो के आगे डैश लगा दिया, पीछे डैश लगा दिया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा समाप्ति सूचक। ठीक, या डैश डैश करके ऐसे लगा दिया, तो ये होता है समाप्ति सूचक, यानी कि
समाप्त का बताता है। फिर आगे है हंस पद किस विराम का एक और नाम है। जो हंस पद होता है, हंस पद, ये किसका नाम है? जैसे ये जो लगा देते हैं इस टाइप से या इस टाइप से, तो ये होता है किस विराम चिन्ह का पूछ रहा है। तो ये होता है जैसे कोई चीज़ छूट गई या त्रुटि हो गई या वहाँ पे कोई चीज़ मतलब लिखने से छूट गई, तो उसको नीचे हम लगा देते हैं दो अक्षरों के बीच में, जहाँ पे छूटता है तो उसमें लगा देते हैं चिन्ह। तो इसको हम कहते हैं लोप विराम। लोप मतलब यहाँ पे कोई चीज़ छूट गई है तो उसी के नीचे लिख देते हैं चिन्ह लगा करके। फिर है अगला क्वेश्चन, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तुल्यता सूचक जो होता है मतलब दो शब्दों की तुलना करता है। तो तुलना क्या करेगा? तुलना करने के लिए हम क्या लगाते हैं? जैसे हम ये इक्वल का साइन लगाते हैं, बराबर का चिन्ह, तो इसी को हम तुल्यता सूचक कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला है तुम कब आओगे। अब देखिए तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो तुम कब आओगे मतलब इसे पूछ रहा है, किसी से क्वेश्चन कर रहा है कि तुम कब आओगे। तो जब क्वेश्चन कर रहा है तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा यानी कि प्रश्नवाचक लगेगा। तो प्रश्नवाचक ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक ऐसे लगेगा। फिर है अगला, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना। अब इसमें देखिए जो आहा है, आहा क्या है? विस्मयादि बोधक होता है, यानी कि जब हम किसी से मिलते हैं अचानक से तो हमें खुशी वगैरह होती है या परेशान होते हैं, तो वो चीज़ें जो होती हैं तो वो विस्मयादि बोधक होती हैं। तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। ये जो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह होता कैसे? तो जैसे उल्टा आई करके बना देते हैं तो ये विस्मयादि बोधक होता है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन ए अगर प्रश्नवाचक पूछे तो ये प्रश्नवाचक का चिन्ह हो गया। उप विराम पूछ रहा है तो ये हल्का मतलब एक बिंदी रखेंगे, नीचे डैश लगा देंगे। पूर्ण विराम तो आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। फिर है अगला, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए पूर्ण विराम क्या होता है? जब कोई चीज़ या वाक्य हम लिखते हैं या मतलब कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो जब वो समाप्त हो जाता है तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं, यानी कि वाक्य के अंत में। तो ऑप्शन बी इसमें से हो जाएगा। वाक्य के अंत में जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्रारंभ में नहीं करेंगे, मध्य में भी नहीं करेंगे, तो वाक्य के अंत में करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? नहीं किया गया मतलब जाता है। तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग पूछ रहा है कहाँ नहीं किया जाता है। पहले किया जाता पूछ रहा था, अब वाक्य के अंत में, तो वाक्य के अंत में तो किया ही जाता है, तो ये नहीं होगा। फिर कहानी उपन्यास लिखने में, जब कहानी लिखी है, उपन्यास लिखी है या तो कुछ भी लिखी है तो उसमें पूर्ण विराम तो लगेगा ही। फिर छंद के चरणों की समाप्ति पर आप कोई छंद लिखते हो, चरणों की समाप्ति होती है वहाँ भी लगाते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन सब में जो है उपयोग किया जाता है। फिर अगला है, मैं कृष्ण के घर पहुँचा परंतु वह नहीं मिला। अब देखिए वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इसमें जैसे हो जाएगा, अब देखिए दो सेंटेंस है इसमें, दो वाक्य हैं, तो दो वाक्य हैं, मैं कृष्ण के घर पहुंचा, तो ये एक वाक्य हो गया। इसके बाद परंतु वह नहीं मिला। अब यहाँ पे जैसे दो वाक्य हैं तो एक वाक्य कंप्लीट होने के बाद कॉमा लगेगा। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी कॉमा, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयव किंतु परंतु पर लेकिन भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। तो अल्प विराम क्या होता है? जो कॉमा होता है इसको अल्प विराम कहते हैं। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा, अब देखिए एक वाक्य कंप्लीट हो गया, तो परंतु के पहले क्या लग जाएगा? अल्प विराम लग जाएगा, परंतु वह नहीं मिला, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर समानाधिकरण शब्दों के वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अब समानाधिकरण शब्द मतलब होते हैं जो समान शब्द होते हैं, उनके बीच में अगर हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है तो कौन सा लगाएंगे? तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे। जैसे किसी दो तीन नाम हमें लिखने हैं, जैसे रमेश महेश लिखना है तो रमेश लिखेंगे, फिर डैश मतलब कॉमा लगा देंगे, अल्प विराम जिसे कहते हैं, फिर महेश लिखेंगे। तो मतलब जो समानाधिकरण शब्द होते हैं तो उसमें जो है कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल भी दिया, जैसे देश के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री है तो इनका नाम भी लिखना है, तो प्रधानमंत्री के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे, फिर इनका नाम लिख देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा समानाधिकरण शब्द। फिर आगे है, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अब करणवाचक पूछ रहा है, तो करण जो वाचक होता है तो इसमें हो जाएगा, जैसे करणवाचक क्रिया विशेषण, तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है? एक बिंदी होती है ऊपर और नीचे जो अल्प विराम यानी कॉमा होता है, तो ये होता है अर्धविराम। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन, त्रुटिपूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अब त्रुटिपूरक यानी कि अगर कहीं पे त्रुटि हो गई उसको पूरा करना है तो क्या प्रयोग करते हैं? जो लोप चिन्ह होता है, अभी जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, लोप चिन्ह। ठीक, इसको हंसपाद भी कहते हैं, इस टाइप से जो लगता है उल्टा वी करके। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में क्या त्रुटिपूरक शब्द के लिए इसका प्रयोग करते हैं।
फिर अगला है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो समान अधिकरण अभी बताया, समान अधिकरण में क्या प्रयोग होता है? अर्धविराम प्रयोग होता है। ठीक। फिर अगला है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने। अगर कोई संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, विरोध का भाव प्रकट करना है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो इसमें भी क्या होगा प्रयोग? अर्धविराम। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है, जब वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं हैं, मतलब एक ही प्रकार की अगर संज्ञाएं कई सी आ रही हैं तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो इसमें अल्प विराम, जिसको हम कॉमा कहते हैं। जैसे एक ही प्रकार की संज्ञा आ रही, मतलब समान नाम ही हम किसी के लिख रहे हैं, 2-3 नाम हो गए, तो उसमें क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। ठीक। फिर अगला है, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अब छंद जो होता है उसमें 4 चरण होते हैं, तो अगर एक छंद का चरण एक समाप्त हो गया तो क्या लगाएंगे? तो उसके बाद हम अल्प विराम यानी कि कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? अब देखिए यहाँ पे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछ रहा है, क्योंकि कामता प्रसाद गुरु ने ही जो विराम चिन्ह जो है बताए थे, तो इनके पूछ रहा है कि किस भाषा से ज़्यादातर लिए गए हैं, तो अंग्रेजी भाषा से हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से विराम चिन्ह लिए गए हैं। फिर श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संख्या पूछ लेता है, तो संख्या अगर पूछेगा तो कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 20 जो है विराम चिन्हों की कुल संख्या है। फिर अगला है, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना होता है, यानी कि पूर्ण विराम तो ज़्यादा रुकने के लिए होता है पूरी तरह से, और अल्प विराम जो होता है थोड़े समय के लिए होता है, इन दोनों से ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? वह कौन सा प्रयोग होगा चिन्ह? तो इसमें हो जाएगा अर्धविराम, यानी कि पूर्ण विराम में पूरी तरह से रुक जाएंगे, अर्धविराम में थोड़ी देर के रुकेंगे। ठीक है। फिर अगला है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होगा? अब हर्ष हो यानी कि खुशी हो, या शोक हो, या किसी से घृणा हो, तो कौन सा प्रयोग करते हैं? तो विस्मयादि बोधक प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए विस्मयादि बोधक नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी क्या लिखा है? विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह है तो ये पूरा क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक का जैसे उल्टा आई होता है, इसका प्रयोग होता है, लेकिन हमें लग रहा है इसमें ऑप्शन जो बी दे रखा है, तो ये आयोग ने माना होगा, ये जो एग्जाम RSMSB का हुआ है, तो इस हिसाब से तो बी इसमें ऑप्शन दे रखा है, लेकिन इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो सी। ऑप्शन सी क्या होगा? विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है। ठीक। फिर अगला है, सुख दुख के बीच लगने वाला। अब सुख दुख के बीच जो ये डैश लगा हुआ है, इसका नाम पूछ रहा है क्या है? तो ये होता है योजक चिन्ह, यानी कि जब दो अपोजिट शब्द मिलते हैं तो वहाँ के बीच में जो डैश लगाते हैं, ये हमारा योजक चिन्ह कहलाता है। फिर है अगला, निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम पूछ रहा है। अल्प विराम मतलब जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो अल्प विराम जिसको हम कॉमा बोलते हैं वो अल्प विराम होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? अल्प विराम। तो ये हो जाएगा हमारा अल्प विराम चिन्ह। ठीक है। ये जो बना हुआ है ऑप्शन बी में, तो ये अर्ध विराम है, अर्ध विराम। ठीक। और जो ऑप्शन डी में है ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम। ठीक। और जो ऑप्शन ए में है तो ये हमारा क्या है? बिंदु है, इसको हम पाद बिंदु कहते हैं। ठीक। तो ये कौन सा हो जाएगा? पाद बिंदु। ठीक। तो ये लिख लेंगे। पाद बिंदु हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला हम देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? अब देखिए योजक चिन्ह पूछ रहा है, तो योजक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो योजक चिन्ह जो होता है डैश, यानी कि जिसको हम डैश बोलते हैं, तो योजक चिन्ह इसमें हो जाएगा डैश वाला, सी ऑप्शन। ये जो होता है योजक चिन्ह होता है। फिर अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? यानी कि जो विराम आदि चिन्ह इसमें लगे हुए हैं, तो उसमें बताना है कौन सा सही लगा हुआ है। तो क्रोध के बाद देखिए यहाँ पे अर्ध विराम लगा है, तो अर्ध विराम लगा है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्ध विराम यहाँ लगेगा नहीं। फिर है क्रोध, क्रोध कोई आश्चर्य घृणा थोड़ी है, तो इसमें ये जो है विस्मयादि बोधक भी नहीं लगेगा। फिर ऑप्शन सी देखिए, तो क्रोध के बाद अल्प विराम लगा हुआ है, चाहे जैसा भी हो, तो ये वाक्य पूरा हो गया। फिर अल्प विराम लगा है तो मनुष्य को दुर्बल बना, तो ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए जो पूर्ण विराम डी में लगा, तो पूर्ण विराम बीच में नहीं आता, ये वाक्य के अंत में आता है, यानी कि वाक्य जब पूरा हो जाता है तो पूर्ण विराम लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगत है? विसंगत मतलब जिसमें गलत लगा हुआ है, तो ये बताना है। फर्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे।
ऑप्शन बी वाह आपने तो कमाल कर दिया। तब वाह देखिए खुशी वगैरह होती है तो ये विस्मयादि लगता है, ये तो सही है। आप कानपुर से कब आए, अब प्रश्न पूछ रहा है तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा तो ये भी सही है। फिर राम के बाद श्याम दो नाम है तो इसमें अल्प विराम लगता है, और विजय तो ये भी सही है, तो ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप देखिए यहाँ पे जो 2 बार डैश लगा हुआ है ये उद्धरण चिन्ह, ये नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ 1 बार ऐसे लगेगा। ठीक, तो ये गलत था फर्स्ट वाला। फिर अगला है इनमें से अर्ध विराम चिन्ह का उदाहरण, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें अर्ध विराम पूछ रहा है, तो अर्ध विराम क्या होता है, एक बिंदी होती है उसके नीचे अल्प विराम होता है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी क्या है, अर्ध विराम चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए, तो अगला क्वेश्चन है वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह। पिछला क्वेश्चन रिपीट हो गया था तो उसको आगे देखते हैं। वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह, क्षण भर यानी कि थोड़ी देर के लिए जब हम ठहरते हैं तो कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं क्षण भर के लिए, तो अल्प विराम हो जाए। अल्प विराम ऐसे लगता है यानी कि कॉमा जिसको हम लोग बोलते हैं। और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, तो और से पहले ये जितने पूर्ण विराम हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, चाहे अल्प विराम हो, इन तीनों का प्रयोग नहीं होता, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ये सभी। फिर अगला है मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी कि या तो मनोविकार सूचक शब्द हो या वाक्यांश हो या वाक्यों के अंत में किस प्रयोग चिन्ह का प्रयोग होगा, तो इसमें चिन्ह होगा विस्मयादि बोधक, जिसमें हम वाक्यांश हो विस्मयादि बोधक, विस्मय बोधक चिन्ह तो जानते हैं उल्टा आई के जैसा होता है, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क होता है, अल्प विराम के लिए कॉमा लगाते हैं, अर्ध विराम के लिए बिंदी के बाद नीचे कॉमा लगा देते हैं, तो ये हो जाता है। ठीक, अगला है जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है, मान लीजिए कोई शब्द वाक्य लिख रहे हैं उसमें बीच में कोई शब्द छूट गया या पद छूट गया, उसको पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा चिन्ह लगा देते हैं, तो हंस पद हमने बताया था, हंस पद या लोप चिन्ह लगाते हैं तो उल्टा वी होता है, या तो उल्टा भी लगाएंगे, अगर नीचे लिखना तो उल्टा भी लगा देंगे, ऊपर लगाएंगे तो वी टाइप का होता है, तो इसको हंस पद कहते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर निम्नलिखित में कौन सा विराम भेद है और उसके चिन्ह को सम्मिलित कीजिए, मतलब ये जो दिए हैं ऑप्शन इसमें बता रहा है सही है कि नहीं है, तो कौन से सही नहीं है ये बताना है। पूर्ण विराम का चिन्ह देखिए सही लगा हुआ, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक, ऑप्शन ए क्या है, सही है। ठीक, ऑप्शन बी अल्प विराम, तो अल्प विराम भी सही लगा है, तो ये भी सही है। अब देखिए योजक चिन्ह, अब योजक चिन्ह ये जीरो नहीं होता है, योजक चिन्ह डैश इस टाइप से होता है, तो ये योजक चिन्ह होता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह भी सही लगा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है काक पद का उपयोग कब होता है, काक पद का प्रयोग कब होता है, काक पद को हो चाहे लोप पद को हो, ठीक है, तो ये होता है, या हंस पद भी इसको कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा छुटे हुए अंश के लिए, अगर कोई अंश छूट गया है तो उसके लिए काक जो है पद का प्रयोग होता है। फिर अगला है नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, तो जो चिन्ह ये जैसे ये लगा है शुरुआत में और लास्ट में, कौन सा चिन्ह है, तो जब किसी के कथन को सेम यानी कि बिल्कुल उसी तरह से हम नोट करते हैं, किसी की कथन हो या किसी की परिभाषा दी गई हो तो बिल्कुल समान तरीके से हम उसको जब लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं, उद्धरण चिन्ह, तो जो चिन्ह लगा हुआ है कौन सा चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होगा, अंतिम रूप ले ले यानी कि शब्द का अंत हो गया, मतलब वाक्य पूरा हो गया है या पैराग्राफ पूरा हो गया है या कहानी पूरी हो गई, तो अंत में हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, तो पूर्ण विराम ये लाइन होती है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है जहाँ वाक्य की गति, अब देखिए सेम रिपीट हो गया तो इसमें अल्प विराम हो जाए, मतलब पूर्ण विराम हो जाएगा, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम को पहचानिए, अब पूर्ण विराम को पहचानना तो पूर्ण विराम कैसा होता है, ठीक, तो एल के जैसा सीधा लाइन होता है, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं, किसी की अगर बात है उसकी स्पष्ट करना है उसकी बात को, तो हम किस चीज़ का, यानी किसी की सब बात को स्पष्ट करने के लिए उसकी व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या करने के लिए हम दो बिंदी लगाते हैं, बीच में डैश लगाते हैं, तो ये होगा विवरण चिन्ह, इसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, लाघव चिन्ह जीरो होता है जो अंत में लगाते हैं, रेखांकन तो आप जानते हैं, जैसे रेखा के नीचे अंडरलाइन कर दिया, लोप चिन्ह ये होता है। ठीक,
फिर किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? मान लीजिए कोई अक्षर लिखा हो या शब्द लिखा हो, उस पर विशेष बल देना है, यानी कि उस पर ध्यान केंद्रित करना है, तो कौन सा हम लगाएंगे? तो इकहरा उद्धरण। इकहरा मतलब एक ये हो गया और बंद कर देंगे उसको इस तरह से। तो इकहरा उद्धरण दोहरा होता है जो इसमें 2 बार हम लगाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ। तो हो जाएगा ऑप्शन ए सही इसका। अब अगला क्वेश्चन है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। अब जो ये बाहर जाना है लास्ट में जो ये लाइन खींची हुई है, इसको बताना है क्या है। तो जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्ण विराम। ठीक, ये कौन सा चिन्ह लगा है? तो पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं। अब देखिए, शब्द के नीचे खींचते हैं रेखा, तो उसको हम क्या कहते हैं? अधोरेखा। अधो मतलब नीचे होता है, ठीक, तो अधोरेखा हो जाएगा। ठीक, अब तिर्यक चिन्ह नहीं होगा, ना प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, ना कोष्टक चिन्ह होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला है, अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम पूछ रहा है, तो अल्प विराम मैंने क्या बताया था? जो कॉमा होता है। तो अल्प विराम किस में लगा हुआ आप देख लीजिए, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अल्प विराम। फिर ऑप्शन ए पे पाद बिंदु है, ऑप्शन बी पे अर्ध विराम है। अर्ध विराम क्या होता है? बिंदी के साथ नीचे कॉमा होता है। ऑप्शन डी में पूर्ण विराम है। तो इनके चिन्ह के नाम आप लोग याद रखेंगे। 20 हैं, 20 आप याद कर लेंगे तो आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, छूटेंगे नहीं। फिर है प्लस 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 लगा है, रेखांकित चिन्ह कौन सा है? मतलब ये जो चिन्ह लगा है ये कौन सा है? तो ये होता है लोप सूचक। मान लीजिए कहीं पे कुछ छूट गया है, ठीक, तो प्लस प्लस करके ऐसे लगा देते हैं, लोप सूचक हो गया। या हम इसको रिपीट नहीं करना चाहते, इस तरह से ये चिन्ह हम लगाते हैं। ठीक, तो ये 50 क्वेश्चन थे जो आज हमने आपको करा दिए, ये पूर्ण विराम से थे। अब अगले क्वेश्चन मतलब अगले टॉपिक से होंगे 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होंगे, यूपी ट्रिपल एससी से ज़्यादा होंगे, क्योंकि वीडियो एग्जाम आने वाला है, तो उसको जो है ध्यान में रखते हुए क्लास कराई जा रही है। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।